265 अध्याय 261 युवा मिस लॉन्ग, क्या आपको मेरे सामने झुकना होगा। सुनहरे बालों वाली महिला इतनी गुस्से में थी कि उसकी छाती में दर्द हो रहा था। उसने अपना सारा गुस्सा हाओ झेंगक्सिंग और बाकी लोगों पर निकाला। हालांकि उसे एहसास हुआ कि दूसरी पार्टी अपनी संख्या के बावजूद उतनी मजबूत नहीं थी। उनका वास्तविक युद्ध कौशल भी थोड़ा कमजोर था। सुनहरे बालों वाली महिला ने उनके युवा चेहरों को देखा और कारण समझ गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने एक व्यक्ति को निशाना बनाया और अपनी युद्ध तलवार को हिंसक तरीके से उस पर फेंक दिया। उसकी 2 सितारा सैनिक स्तर की क्षमता पूरी तरह से मुक्त हो गई थी। अभी अभी हुई लड़ाई के बाद छात्रों को एक दूसरे का सहयोग करने की आदत हो गई थी। इसलिए जब उन्होंने देखा कि उनके साथी पर हमला हो रहा है और यह हमला बहुत भयंकर था, तो वे जल्दी से दौड़कर हमला रोकने के लिए साथ आए। धमाका। 3 लोगों ने मिलकर हमला रोका, लेकिन फिर भी उसकी अपार शक्ति के कारण वे कुछ कदम पीछे हट गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए। बहुत शक्तिशाली। सुनहरे बालों वाली महिला उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली थी। छात्र दंग रह गए। जब उन्होंने सुनहरे बालों वाली महिला को देखा जो अपना दूसरा हमला कर रही थी, तो उनके दिलों में डर पैदा हो गया। इस समय जब हाओ झेंगक्सिंग ने अपने सहपाठियों को खतरे में देखा, तो उसने अपना हथियार सुनहरे बालों वाली महिला के सिर पर पटक दिया। उतर जाओ। सुनहरे बालों वाली महिला भावशून्य रही। उसने अपना पैर ऐसे घुमाया जैसे उसके पीछे कोई आंखें हो और हाओ झेंगक्सिंग को कुछ मीटर दूर लात मारी। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। अरे, तुम्हारे सहपाठी अब ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर सकते। लॉन्ग याओ की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के साथ छात्र दूसरे पक्ष से हार जाएंगे। उसने उत्सुकता से वांग टेन से कहा, जल्दी करो और उनकी मदद करो। अगर तुम अकेले रह गए तो तुम जीत नहीं पाओगे। वांग टेन ने कहा, बस इंतजार करो और देखो। एड्स बाय पब फ्यूचर। डोंगहाई विश्वविद्यालय का छात्र जो लॉन्ग याओ की सुरक्षा का प्रभारी था, अब तक अपनी उपचारात्मक दवा का उपयोग कर चुका था। उसका चेहरा अभी भी पीला था क्योंकि वह वांग टेंग और लॉन्ग याओ की ओर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। उसने वांग टेंग से कहा, तुम नए छात्र होगे, है ना? दूसरी पार्टी एक 2 सितारा सैनिक स्तर की मार्शल योद्धा है। तुम उसे नहीं हरा सकते। जल्दी करो और यंग मिस लॉन्ग को ले आओ। हाँ, तुम लोग नए हो। लॉन्ग याओ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई जब उसने उसके शब्द सुने। उसने सोचा कि वांग टेंग बहुत आश्वस्त था, लेकिन वे सिर्फ नए लोग थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 2 विदेशी पुरुष योद्धाओं से लड़ने में कठिनाई हुई। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वे ताकतवर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि छात्र कमजोर थे। तुमने मुझे धोखा दिया। चलो चलो, अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। युवा मिस लांग फिर से पीली पड़ गई और उन्होंने वांग टेंग से जल्दी से चले जाने का आग्रह किया। वांग टेंग ने अपने हाथ पीछे करके उसकी तरफ देखा। उसने शांति से कहा, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम पहले निकल जाओ। क्या तुम मूर्ख हो? अगर तुम उसे हरा नहीं सकते तो तुम क्यों रह रहे हो? लॉन्ग याओ ने घबराहट में कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने साथियों को छोड़ दूं? वांग टेंग ने पूछा। ठीक है, हम अपनी मदद के लिए दूसरे लोगों को ढूंढ सकते हैं। लॉन्ग याओ को भी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने अचानक अपने लिए एक मजबूर कारण ढूंढ लिया। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। उनके सहपाठियों के लिए 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के खिलाफ लड़ना वाकई थोड़ा मुश्किल था। उनके पास कोई मौका नहीं था। अगर उन्हें ज्यादा अनुभव मिलता तो वे जीत सकते थे, लेकिन मैं अब तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। लॉन्ग याओ ने पलटकर डोंगहाई विश्वविद्यालय के युवक से कहा, चलो चलते हैं। हम सुदृढ़ीकरण खोज लेंगे। युवक ने वांग टेंग की ओर देखा। उस लड़के का हाव भाव इस दौरान शांत था। वह स्थिति के बारे में चिंतित नहीं लग रहा था। क्या यह संभव है कि वह सचमुच सुनहरे बालों वाली महिला को हरा सके? इस विचार के सामने आते ही युवक ने तुरंत इनकार कर दिया। अगर वह नया छात्र था तो 2 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। अपने सहपाठियों के साथ पीछे हट जाओ। अगर तुम किसी आवेगपूर्ण निर्णय के कारण अपनी जान गंवा देते हो तो यह उचित नहीं है। उसने अंत में वांग टेंग को फिर भी याद दिलाया। फिर वह बिना किसी देरी के लॉन्ग याओ के साथ चला गया और अंधेरे में गायब हो गया।
लियू फैंग ने अपनी छुपकर खड़े होकर सुनहरे बालों वाली महिला के साथ हो रही लड़ाई पर नजर डाली। वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़ने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये बदमाश क्या कर रहा है? अगर वह कुछ नहीं करेगा तो उसके सहपाठी खतरे में पड़ जाएंगे। खास तौर पर जब उसने हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को सुनहरे बालों वाली महिला के हमले के कारण पीछे हटते देखा तो उसे उनके लिए चिंता होने लगी। वे पहले से ही घायल थे। उसने खुद को तैयार किया और किसी भी समय उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। वहां लगभग इस समय वान टेंग ने आखिरकार कार्रवाई की। उसने उन्हें लंबे समय तक देखा था और आखिरकार उनकी सीमा को समझ गया। अब उसके लिए भविष्य में उनके मिशन की योजना बनाना आसान होगा। सुनहरे बालों वाली महिला ने हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को पीछे फेंक दिया और युआन जिंग के सामने गोली चला दी। उसके होठों के किनारे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। उसने युआन जिंग की गर्दन पर अपना ब्लेड क्षैतिज रूप से मारा। वे दोनों महिलाएं थीं, लेकिन वह फिर भी बहुत निर्दयी थी। कितना निर्दयी व्यक्ति था! युआन जिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में निराशा थी। ओह नहीं! हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग घबरा गए। दूर जाओ! धमाका! युआन जिंग के पास एक क्रोधित चीख और बल का विस्फोट हुआ। उसी समय सुनहरे बालों वाली महिला के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी युद्ध तलवार को जल्दी से पकड़ लिया और अचानक हुए हमले को रोकना चाहा। लेकिन भयावह शक्ति ने विस्फोट किया और उसे अपने पैरों से गिरा दिया। छींटे! सुनहरे बालों वाली महिला एक पेड़ से जोर से टकराए। उसे खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। वह हक्की बक्की रह गई और डर से वान टेंग को देखने लगी। ये बेशर्म युवक जो हिला तक नहीं, वास्तव में इतना ताकतवर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तो उसका एक वार भी नहीं झेल सकी। उसके हृदय में निराशा उमड़ पड़ी। वान टेंग की नजर सुनहरे बालों वाली महिला के बगल में गिरे विशेष बुलबुले पर पड़ी। वे हवा में तैर रहे थे। उसने उन्हें उठा लिया। उसने उन्हें अभी के लिए रख लिया और ध्यान से नहीं देखा। वान टेंग ने फिर मुड़कर युआन जिंग की ओर देखा। क्या तुम ठीक हो? मुझे डर लग रहा है। युआन जिंग ने अपनी छोटी सी छाती थपथपाई। वह अभी अभी दृश्य से भाग रही थी। नेता, आपने अभिनय करने से पहले इतना इंतजार क्यों किया? मैं लगभग भगवान से मिलने जा रही थी। अन्य 3 युवतियां तुरंत उसे सांत्वना देने आईं। हाँ, चिंता मत करो। मेरे साथ रहने से तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हें अपने नेता पर भरोसा करना होगा। वान टेंग अजीब तरह से हंसा। नोव LBJNN। छात्रों को आखिरकार राहत महसूस हुई। वे थक चुके थे और उनके शरीर पर कई चोटें थीं। वे दर्द से अपने दांत पीस रहे थे। नेताजी, यंग मिस लॉन्ग कहाँ है? हाओ झेंगक्सिंग ने अचानक पूछा। वान टेंग ने जवाब दिया, जब उसने देखा कि आप सुनहरे बालों वाली महिला को नहीं हरा सकते तो वह डर के मारे भाग गई। सब लोग, ये तो बहुत ज्यादा है। हम उसे बचाने आए थे, लेकिन वह हमें छोड़कर भाग गई। ये सही है। वह किस तरह की इंसान है? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं उसे पकड़े जाने देता और उसे बचाने से पहले थोड़ा कष्ट सहने देता। छात्र धार्मिक क्रोध से भर गए। उन्होंने लॉन्ग याओ को कृतघ्न होने के लिए डांटा। जब वे बात कर रहे थे तभी जंगल में तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। युवा मिस लॉन्ग याओ वापस आ गई। हालांकि उनके पास पहुंचने से पहले ही वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे यंग मिस लॉन्ग, तुम वापस क्यों आई? क्या तुम्हें अपनी अंतरात्मा मिल गई? मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वान टेंग ने लॉन्ग याओ की ओर देखते हुए उपहास किया, जो उसके नीचे थी। फफ! जब लॉन्ग याओ ने ऊपर देखा तो उसका चेहरा कीचड़ से सना हुआ था। उसने घास के कुछ पत्ते थूके और गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं हूँ। तभी उसे कुछ याद आया और वह डर गई। कोई हमारे पीछे आ रहा है। हे आन इस व्यक्ति के एक भी वार का विरोध नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि वह मर गया है या नहीं। अध्याय 262, तुम कुछ भी नहीं हो। टैप टैप टैप। जैसे ही लॉन्ग याओ ने बोलना समाप्त किया, जंगल से हल्के कदमों की आवाजें आने लगीं। भूरे बालों वाला एक विदेशी हृष्ट-पुष्ट आदमी अंधेरे से बाहर आया। जब वह वान टेंग के सामने आया तो उसने हे एन नामक युवक को पकड़ रखा था। टकराना। वे यह नहीं बता पाए कि हे एन जीवित है या मर चुका है। उसे लापरवाही से एक चिथड़े की तरह जमीन पर फेंक दिया गया था। उस आदमी ने वान टेंग और उसके साथियों की तरफ देखा। फिर उसकी नजर सुनहरे बालों वाली महिला पर पड़ी।
उसने शांति से कहा, हिल, तुम असफल हो गए। ये लड़का बहुत ताकतवर है। सुनहरे बालों वाली महिला के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने मुश्किल से बोलते हुए एक बार फिर खून की उल्टी की। भूरे बालों वाले आदमी ने घृणा से कहा, अपनी बेकारी के लिए बहाने मत ढूंढो। फिर वह वान टेन की ओर देखने लगा। जब लॉन्ग याओ ने उसकी निगाह देखी तो वह वान टेन के पीछे छिप गई, जैसे कोई चूहा बिल्ली से जा मिला हो। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। उनकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। ये हत्या का इरादा है। लियू फैन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। इस भूरे बालों वाले आदमी ने इस भयावह हत्या के इरादे को जाहिर करने के लिए कितने लोगों की हत्या की होगी। एक तरफ हट जाओ। वान टेंग ने हाओ झेंगक्सिंग और उसके साथियों से बात करते हुए मुस्कुराया। नेता, इस व्यक्ति को संभालना मुश्किल है। अगर मैं सही हूं तो वह हत्या करने का इरादा रखता है, ली वेंडोंग ने गंभीरता से कहा। मुझे पता है, वान टेंग ने सिर हिलाकर जवाब दिया। नेताजी, अगर हम जीत नहीं सकते तो भाग जाए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हाओ झेंगक्सिंग ने चिल्लाते हुए कहा। वान टेंग अवाक रह गया। चले जाओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम अपने नेता को ठीक से नहीं समझते। ठीक है, आज मैं तुम्हारे क्षितिज को विस्तृत करूंगा। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग दूर छिपे हुए थे। वे इकट्ठे हुए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। मुझे लगता है कि हमारा नेता अभिनय कर रहा था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या वह अभिनय करके जीत सकता है? हम भाग क्यों नहीं जाते? लॉन्ग याओ को चिंता हुई। उसने बाकी लोगों को फिर से भागने के लिए मजबूर किया। नोव एल बी जन, तुम चाहो तो भाग सकती हो। हम कृतघ्न लोग नहीं हैं। छात्रों ने उसे नीची नजर से देखा। लॉन्ग याओ को अजीब लगा। इस बार वह अकेली थी, इसलिए उसने भागने की हिम्मत नहीं की। उसने शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के साथ रहूंगी। भूरे बालों वाले आदमी ने बिना समय बर्बाद किए उसने वान टेन को ऐसे घूरा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। उसका चेहरा भयावह हो गया। धमाका। उसके पैरों के नीचे बल का विस्फोट हुआ और उसका शरीर वहीं गायब हो गया। अगले ही पल वह वान टेन के ऊपर प्रकट हुआ। उसका हथियार एक बहुत बड़ा युद्ध ब्लेड था। हैंडल बहुत लंबा था और वह उसे दोनों हाथों से पकड़ रहा था। उसने उसे वान टेन के सिर पर बुरी तरह से वार किया। झनकार। वान टेन की पीठ के पीछे हथियार वाहक ताबूत से एक युद्ध तलवार निकली। उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा और ऊपर धकेल दिया। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो धातु की गड़गड़ाहट के साथ चिंगारियां निकली। धमाका। तभी फोर्स का विस्फोट हवा में गूंज उठा। भयावह प्रभाव ने उनके आसपास के सभी पेड़ों को गिरा दिया। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य छात्र लगातार पीछे हटते रहे। 3 सितारा सैनिक स्तर। प्रश्नवाचक चिन्ह। वान टेन को उस ताकतवर आदमी का स्तर पता था। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दूसरी ओर भूरे बालों वाला मांसल आदमी हैरान रह गया। उसने वान टेन की आंखों में देखा और महसूस किया कि एक तेज हत्या का इरादा उसकी ओर बढ़ रहा है। ये कैसे संभव है? वह अब और शांत नहीं रह सका। उसका चेहरा बदल गया और वह अविश्वास में चिल्लाया। इस हत्या के इरादे के सामने उसका आभामंडल कुछ भी नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई बच्चा किसी वयस्क के सामने उग्र व्यवहार कर रहा हो। तुम कुछ भी नहीं हो, वान टेंग ने ये शब्द कहे। उसी समय उसकी तलवार में एक तेज लाल आग की लपटें उठीं। यह उस बलिष्ठ व्यक्ति की आंखों में चुभ गई और वह बेकाबू होकर रोने लगा। धत्तेरी की। भूरे बालों वाले उस मजबूत आदमी को अपने पूरे शरीर में डर महसूस हो रहा था। वह गुस्से से पीछे हटने लगा और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। अब बहुत देर हो चुकी है। वान टेंग ने अपनी तलवार घुमाई। तलवार की लाल चमक ने तुरंत भूरे बालों वाले मांसल आदमी को घेर लिया। धमाका। एक भयंकर विस्फोट हुआ। कुछ ही देर बाद हवा की लहरें शांत हो गईं और धूल छट गई। भूरे बालों वाला मांसल आदमी एक गहरे गड्ढे में लेटा हुआ था। छेद के चारों ओर जलने के निशान थे। दरअसल उसके चारों ओर अभी भी आग की लपटें जल रही थीं। भूरे बालों वाला वह आदमी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। उसकी छाती पर तलवार का निशान था और उसी ने उसकी जान ले ली थी। सुनहरे बालों वाली महिला ने डर से वान टेन को देखा। उसे लगा जैसे वह किसी राक्षस को देख रही है। वह और मजबूत हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू फैन चौंक गया और उसने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया।
कोई आश्चर्य नहीं कि वांग टेंग इतना आश्वस्त था। उसकी क्षमता के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, उसके बिना भी। वांग टेंग ने धीरे से अपनी युद्ध तलवार को हथियार वाहक ताबूत में वापस रख दिया। उसने देखा कि विशेषता बुलबुले आदमी के ऊपर तैर रहे थे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें खींच लिया और उठा लिया। फिर उसने पलटकर अपने साथियों की ओर देखा। उसने देखा कि वे मुंह खोले उसे घूर रहे थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वापस धरती पर, वांग टेंग ने आगे कहा, उन लोगों और सुनहरे बालों वाली महिला की लाशें लाओ। चलो रात के खाने के लिए वापस चलते हैं। ओह ओह, हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। ... लियू फैंग ने जब ये सुना तो वह अवाक रह गया। ये बच्चा अभी भी रात के खाने के बारे में सोच रहा था। वांग टेंग ने शियालू को सूचित किया और उनसे पुलिस को घटनास्थल साफ करने देने को कहा। रात की दौड़ के लिए एकत्र हुए लोगों को तितर बितर कर दिया गया। जो कुछ भी नियंत्रित किया जाना था उसे नियंत्रित कर दिया गया और निहितार्थों को न्यूनतम तक कम कर दिया गया। जिया लू और हु बिंग भी घटनास्थल पर पहुंचे। वे अपने आसपास हुए नुकसान को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हु बिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे याद आया कि कैसे उसने पहले वांग टेंग के साथ बहस की थी। उसने अपनी लार निगल ली, उसका गला थोड़ा सूखा लग रहा था। जिया लू को वांग टेंग का उदासीन चेहरा याद आ गया। उसकी नजर थोड़ी जटिल थी। वांग टेंग ने अपना मिशन पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में सौंप दिया और 200 स्कूल क्रेडिट प्राप्त किए। यांग झेंचाओ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया। बूढ़े भाई वांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी के कुलीनों से उम्मीद थी, हम इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, फिर भी आपने 3 दिनों में ये कर दिखाया, यांग झेंचाओ ने हैरानी से कहा। कैप्टन यांग, आप बहुत विनम्र हैं। भविष्य में हमें फिर से सहयोग करने के अवसर मिल सकते हैं। हम पहले निकलेंगे। मेरे साथी थके हुए हैं। हमें आराम की जरूरत है, वांग टेंग ने जवाब दिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। यांग झेंचाओ ने उनकी ओर हाथ हिलाया। वांग टेंग पुलिस स्टेशन से चले गए। उन्होंने पूरी रात काम किया था, इसलिए वे भूखे थे। जब वे विश्वविद्यालय शहर लौटे तो उन्होंने सड़क किनारे एक स्टॉल से बारबेक्यू मीट का ऑर्डर दिया। सभी ने बियर मांगी, यहाँ तक कि महिलाओं ने भी। बियर के साथ बारबेक्यू किया हुआ मांस, स्वर्ग में बनी जोड़ी। बारबेक्यू मांस परोसे जाने से पहले उन्होंने खुशी मनाई और बियर पी। अद्भुत, हाओ झेंगक्सिंग चिल्लाया। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वांग टेंग ने उसे लात मारी। हाओ झेंगक्सिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय वह हंस पड़ा। कुछ समय बाद बारबेक्यू मीट आखिरकार परोसा गया। वांग टेंग ने बारबेक्यू किए हुए भेड़ के मांस का एक टुकड़ा लिया और पूछा, आज रात के मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह मुश्किल था, बहुत मुश्किल। ये बहुत खतरनाक भी था, हाओ झेंगक्सिंग ने खाते हुए जवाब दिया। ये सही है, मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, युआन जिंग ने कहा। यह अच्छा है कि तुम्हें यह एहसास हुआ। मुझे डर था कि 2 मार्शल योद्धाओं को मारने के बाद तुम घमंडी हो गए होगे, वांग टेंग ने कहा। चलो, हम अपनी ताकत समझते हैं। आपके मार्गदर्शन के बिना हम 2 मार्शल योद्धाओं को मारने में सक्षम नहीं होते। हाओ झेंगक्सिंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। उनमें से कुछ ने बारबेक्यू खाया और इस मिशन के लिए अपनी वापसी पर विचारों का आदान प्रदान किया। ये पहली बार था जब उन्होंने मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ाई की थी, इसलिए निश्चित रूप से सीखने और सुधारने के लिए बहुत कुछ था। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को अपने सीने से इसे बाहर निकालना था, इसलिए इस बातचीत ने उन्हें कुछ तनाव से राहत दिलाने में मदद की। उन्हें इस मिशन की गहरी समझ भी थी। ये सभी के लिए फायदेमंद था। आधे घंटे बाद सभी संतुष्ट हो गए और स्कूल वापस चले गए। उनमें से ज्यादातर घायल हो गए थे, इसलिए वे आराम करने के लिए लौट आए। वे एक दिन बाद दूसरे मिशन पर जाने के लिए सहमत हो गए। वांग टेंग अकेले ही अपने छात्रावास में वापस चला गया। जब वहां कोई नहीं था तो छोटा कौवा नीचे उड़ गया। उसने उसे बैठने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कांव कांव। छोटे कौवे ने जवाब में कांव कांव की। ये लो, ये तुम्हारा इनाम है। वांग टेंग ने अपने अंतरिक्ष वलय से तारा जानवर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाला और उसे छोटे कौवे पर फेंक दिया। छोटे कौवे ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। उसने अपनी चोंच से तारा जानवर के मांस को काटा और खुद को खिलाने के लिए एक जगह ढूंढी।
NO12BN.CO। वांग टेंग ने स्नान किया और अपने बाल सुखाए। फिर वह अपने कमरे में वापस गया और विशेषता पैनल निकाला। पृथ्वी बल तारांकन 2.5, जल बल तारांकन 20, धातु बल तारांकन 4.2। एड्स बाय पब फ्यूचर। हत्या तारांकन 8, पृथ्वी बल तारांकन 7.0, हत्या तारांकन 5। वांग टेंग ने विशेषताओं को देखा और धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उनके गुण पैनल में कुछ अजीब सी चीज घुस गई हो। हत्या। उन्हें कुल 13 हत्या के अंक मिले थे। हत्या 13/100 आधार। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस कौशल को महसूस किया। उसके दिमाग के कोने में एक याद उभरी। ये हत्या के कौशल के बारे में थी। इसमें हत्या के लिए बहुत सारी सामग्री थी, जिसमें हत्या की तकनीकें शामिल थी जो लोगों को चौंका सकती थी, और साथ ही अपने लक्ष्य को जहर देने के हजारों तरीके भी थे। एक कुशल हत्यारा अपने लक्ष्य को गुप्त रूप से मारने में सक्षम था। ये विश्व स्तरीय हत्या कौशल था। बेशक वांग टेंग को जो हत्या कौशल मिला था वह सिर्फ आधार था। अगर वह शीर्ष स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे और अधिक गुण सीखने होंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब उसके पास पर्याप्त गुण होंगे तो वह जितना चाहे उतना शक्तिशाली बन सकता है। मुझे हमेशा ऐसे अजीब कौशल क्यों मिलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। वह मन ही मन खुश था, लेकिन उसे दुख भी हुआ। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम मुझे इसकी इजाजत नहीं देता। एक दिन बाद वांग टेंग की टीम फिर से इकट्ठा हुई। वे अपना अगला मिशन पूरा करने के लिए रसद भवन में गए। यह उल्लेखनीय है कि उन्हें अतिरिक्त 100 स्कूल क्रेडिट प्राप्त हुए थे, क्योंकि पुलिस ने पुष्टि की थी कि वहां 3 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पुरस्कार के रूप में कुल 300 स्कूल क्रेडिट मिले। इस बार भी वांग टेंग ने ही मिशन चुना। उसने अपने साथियों के प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया। उनके पास सीमित समय था, फिर भी उन्होंने एक मिशन पूरा करने में 4 दिन लगा दिए थे। हालांकि यह मिशन 4 से 5 मिशनों के बराबर था, लेकिन वांग टेंग ने कभी भी अपनी टीम की तुलना दूसरी टीमों से नहीं की। अगर उन्हें पहला स्थान हासिल करना है तो उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचना होगा। इसलिए उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और जितना संभव हो सके उतने मिशन पूरे करने चाहिए। अगर यह उनके साथियों का पहला मिशन न होता तो वे उन्हें आराम नहीं करने देते। उन्हें बस यहाँ वहाँ हल्की फुल्की चोटें लगी थीं। उन्हें आराम की क्या जरूरत थी? उन्हें कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। चलो इसे चुनते हैं। वांग टेंग ने एक पुलिस मिशन चुना और इसे एक टीम के रूप में स्वीकार कर लिया। जब उनकी टीम के सदस्यों ने विवरण पढ़ा तो वे उदास हो गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। मिशन विवरण। पुलिस को एक पवन तत्व 2 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा ले हुई को मारने में मदद करें। वह एक बार एक पुलिसकर्मी था और उसने पुलिस स्टेशन से एक वस्तु चुरा ली थी। खोजे जाने के बाद उसने अपने साथी को मार डाला और भाग गया। ब्लेड कौशल और ग्रैपलिंग में माहिर। बहुत शक्तिशाली। आवश्यकताएं कम से कम 5 1 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा और 1 या 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा। पुरस्कार 400 स्कूल क्रेडिट। यह मिशन पिछले मिशन से ज्यादा मुश्किल था। पिछले मिशन में उनकी आधी से ज्यादा जानें चली गई थीं। अब उन्हें इसे फिर से करना था। वे मन ही मन फूट फूट कर रोए। ठीक है, ऐसा सोचना बंद करो कि तुम मरने वाले हो। मिशन जितना कठिन होगा उतनी ही तेजी से तुम सुधरोगे, वांग टेंग ने उदासीनता से कहा। नेताजी, बातें सस्ती होती हैं, हाओ झेंगक्सिंग ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। मेरी बातें महंगी हैं, वांग टेंग ने सिर हिलाया। सब लोग। यह मिशन साउथ एरिया पुलिस स्टेशन द्वारा जारी किया गया था, इसलिए वांग टेंग और उनकी टीम मिशन को संभालने के लिए साउथ एरिया पुलिस स्टेशन आ गई। उनकी देखभाल करने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का वर्दीधारी व्यक्ति था। वह दक्षिण क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का अनुभाग प्रमुख था। हर कोई। ले हुई ने वायु तत्व शास्त्र चुरा लिया जो हमने एक मिशन के दौरान प्राप्त किया था। ये हमारे लिए एक अप्रत्याशित इनाम था। उसके पास वायु तत्व की प्रतिभा है, लेकिन उसके पास कभी भी कोई शास्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यही कारण है कि उसने इसे चुराने का जोखिम उठाया। दुर्भाग्य से जब हमारे कर्मचारियों में से एक ने उसे खोज लिया तो उसने अपने साथी को बेरहमी से मार डाला, उनके रिश्ते की परवाह किए बिना। उसने ये सब एक धर्मरथ चुराने के लिए किया। वांग टेंग चौंक गया। क्या अब धर्मरथ प्राप्त करने के कई तरीके नहीं हैं?
मुझे पता है कि सामान्य लोग कुलीन परिवारों या निगमों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अगर कोई विकल्प होता तो कौन अपना भविष्य दूसरे लोगों के हाथों में सौंपना चाहेगा? चीफ शिन ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा। एक बार जब आप अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो अपनी स्वतंत्रता वापस पाना आसान नहीं होगा। लेई हुई दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं है। वह हमेशा बेहतर तरीके की तलाश में रहता है। अगर कोई उसे नहीं खोजता तो वह सफल हो जाता। वांग टेंग ने अपनी समझ व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। वह केवल इतना कह सकता था कि लेई हुई थोड़ा बदकिस्मत था। उसकी सतर्कता और बुद्धि के साथ उसे जो कुछ सौंपा गया था उसे चुराने के बाद उसके सुरक्षित रहने की बहुत संभावना थी। भविष्य में वह बस एक कारण ढूंढ सकता था, जैसे कि उसे सड़क पर एक बूढ़े दादा मिले जिन्होंने उसे एक गुप्त शास्त्र देने का फैसला किया क्योंकि उन्हें उसमें क्षमता दिखाई दी थी। चूंकि कोई सबूत नहीं था इसलिए कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि किसी ने उसे देख लिया। ठीक है, वापस विषय पर आते हैं। हम उसे आधे साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह हमेशा हमारी जांच से बचने में सफल रहता है क्योंकि उसे हमारे काम करने का तरीका पता है। वह दूसरे प्रांतों में भाग गया था लेकिन हाल ही में किसी कारण से डोंगहाई वापस आ गया। एक गवाह ने उसे देखा और हमें सूचना दी। इसी से हमें उसका स्थान पता चला। चीफ शिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। वह कमीना चेंगजोंग गांव में छिपा हुआ है। दूसरे प्रांतीय पुलिस से हमें मिली जानकारी के आधार पर लेई हुई आधे साल में 2 स्टार सैनिक स्तर पर पहुंच गया। उसका सुधार आश्चर्यजनक है। वह एक उत्परिवर्तित तत्व मार्शल योद्धा है, इसलिए उससे निपटना कठिन है। चीफ शिन ने वांग टेंग और उसकी टीम को संदेह भरी नजरों से देखा। उसे पता था कि यह टीम मिशन सिस्टम के जरिए नए लोगों से बनी है। मिशन की अपनी जरूरतें थीं, इसलिए उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये नए लोग उन्हें प्रभावित करेंगे। चीफ शिन, चिंता मत करो। चूंकि हमने इस मिशन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए हम आश्वस्त हैं। हम अपने जीवन के साथ मजाक नहीं करेंगे। वांग टेंग समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा था। इसके अलावा सिस्टम ने इस मिशन को मंजूरी दे दी है। ये साबित करता है कि हमारे पास क्षमता है। चीफ शिन ने सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा। उसने पहले ही वह कह दिया था जो उसे कहना चाहिए था। उन्होंने मिशन स्वीकार कर लिया था, इसलिए वे परिणामों के लिए जिम्मेदार थे। दरवाजा खोलो, सामुदायिक कल्याण चेंगजोंग गांव। वांग टेंग और उनकी टीम पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधे गांव में आ गई। सुबह के 9 बज चुके थे और बहुत से लोग काम पर निकल चुके थे। डोंगहाई जैसे बड़े शहर में कुछ अपार्टमेंट का किराया बहुत महंगा था। कई कामकाजी वयस्क किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने चेंगजोंग विलेज जैसी जगहों पर रहना चुना। वातावरण अच्छा नहीं था, लेकिन सस्ता था। जीवन कठिन था। हर कोई वांग टेंग जितना भाग्यशाली नहीं था। भले ही उन्होंने कड़ी मेहनत की हो और बचत की हो, लेकिन बचाई गई राशि वांग टेंग और उनके दोस्तों के लिए दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया में एक समय का भोजन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। जीवन कितना क्रूर था। गांव में कई छोटी छोटी दुकानें थीं। दुकानों में कुछ बुजुर्ग बैठे रहते थे और बहुत कम लोग सामान खरीदने जाते थे। उनके आसपास के घर काफी नीचे थे। हर जगह बिजली के लटकते तार और उन पर कपड़े रखे हुए हैंगर दिखाई दे रहे थे। वांग टेंग और उनकी टीम एक इमारत की छत पर खड़े थे। वे अपने सामने छोटी इमारत को देख रहे थे। उनके प्रशिक्षक लियू फैंग भी मौजूद थे, लेकिन वे उनके सामने नहीं आए। वह हमेशा अपने मिशन के दौरान छिपा रहता था। जब तक छात्रों के साथ कोई दुर्घटना नहीं हो जाती, तब तक वह कुछ नहीं करता था। यही है। युआन जिंग ने पुलिस द्वारा बताए गए सटीक स्थान को देखा। लेई हुई जिस इमारत में रहती थी, वह गांव के किनारे पर थी। ये जीर्ण शीर्ण थी, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। क्या हम अब कार्रवाई करने जा रहे हैं? हाओ झेंगक्सिंग ने पूछा। हाँ, आसपास कोई नहीं है, इसलिए हम ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हम दरवाजा खटखटाने के लिए किसी को भेजेंगे। बाकी लोग इमारत के आसपास छिप जाएंगे। मैं आसपास के माहौल का ध्यान रखूंगा ताकि आम नागरिक अंदर न आ सकें। वांग टेंग ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ली वेंडोंग ने पूछा, जब हम उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो हम क्या कारण बताते हैं? सामुदायिक कल्याण, वांग टेंग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सब लोग। वांग टेंग द्वारा व्यवस्था करने के बाद उन्होंने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी योजना शुरू कर दी। हालांकि उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। दरवाजा कौन खटखटाएगा? वे एक दूसरे की ओर देखते रहे और कोई निर्णय नहीं ले पाए।
दरवाजा खटखटाने वाले को कुछ जोखिम उठाना पड़ा। पत्थर, कागज, कैंची, वांग टेंग ने उन्हें बीच में रोका। ... सबने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। फिर भी अंत में उन्होंने उसका सुझाव स्वीकार कर लिया। आखिरकार उनके पास इससे बेहतर कोई विकल्प भी तो नहीं था। इस प्रकार इन विश्वविद्यालय के छात्रों ने पत्थर, कागज, कैंची जैसा बचकाना खेल खेलना शुरू कर दिया। पत्थर, कागज, कैंची। हाओ झेंगक्सिंग ने गहरी सांस ली और कब्ज से पीड़ित दिखाई दिया। वह हार गया। यह असली शुरुआत थी। अन्य छात्र इमारत के चारों ओर छिप गए जबकि हाओ झेंगक्सिंग दरवाजे के सामने चले गए। दस्तक, दस्तक, दस्तक। दरवाजा खोलो, सामुदायिक कल्याण। वांग टेंग। वांग टेंग ने अपना चेहरा ढक लिया। ये बेवकूफ है। टकराना। अगले ही पल दरवाजा जोर से खुला और एक आकृति बाहर निकली, एक ठंडी चमक के साथ। उसने सीधे हाओ झेंगक्सिंग पर वार किया, जो दरवाजे के बाहर खड़ा था। लानत है, नेताजी, आपने मुझे धोखा दिया। हाओ झेंगक्सिंग दंग रह गया। उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली। सौभाग्य से जब उसने दरवाजा खटखटाया तो उसने अपनी मांसपेशियों को कस लिया था ताकि किसी भी समय भागने के लिए तैयार हो सके। घर में मौजूद व्यक्ति एक असली 2 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। वह उसका कोई मुकाबला नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार जब उसने एक आकृति को कमरे से बाहर आते देखा तो वह बिना सोचे समझे एक तरफ हट गया। लेकिन दूसरे पक्ष ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की। ब्लेड घूम गया और हाओ झेंगक्सिंग की पीठ पर निशाना साधा। हालांकि एक अजीब बात हुई। उसका हमला हाओ झेंगक्सिंग को चोट नहीं पहुंचा सका। ऐसा लग रहा था कि उसने किसी अदृश्य वस्तु पर हमला किया है। छोटे बच्चे। वांग टेंग छत के किनारे पर बैठा हुआ नीचे चल रही लड़ाई को देख रहा था। उसने मुंह बनाया। उसके हाथ में आध्यात्मिक शक्ति का एक झोंका उलझा हुआ था। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसके चेहरे के भाव बदल गए। बगल में बैठे दूसरे छात्रों ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उस आदमी पर हमला करना शुरू कर दिया। साथ ही सभी ने आखिरकार देखा कि यह अपराधी लेई हुई था। लेई हुई अपने असफल हमले के बाद भी नहीं रुका। वह सभी को चकमा देकर बाहर गली की ओर भाग गया। अरे नहीं, उसे भागने मत दो। हाओ झेंगक्सिंग चिल्लाते हुए जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसने सोचा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बच गया है। उसे नहीं पता था कि वह नरक के द्वार के कितने करीब था। इसलिए जब उसने उस व्यक्ति को भागते हुए देखा तो उसने तुरंत उसका पीछा किया। सावधान रहो, उसके साथियों ने उसे अनियंत्रित रूप से याद दिलाया क्योंकि वे तेजी से उसका पीछा कर रहे थे। वांग टेंग भी उठ खड़ा हुआ। उसने छत पर हल्के से पैर पटका और आगे की ओर भागा। वह अपने साथियों के पीछे पीछे ही रहा। हाओ झेंगक्सिंग ने लेई हुई को पकड़ लिया और उस पर अपनी छड़ी से प्रहार किया। लेई हुई एक क्षण के लिए रुका और एक तरफ चला गया। छिपे हुए छात्र बाहर आ गए और उसे घेर लिया। लेई हुई, आत्मसमर्पण कर दो। तुम कहीं से भी बचकर नहीं जा सकती, हाओ झेंगक्सिंग चिल्लाया। तुम जैसे नौसिखिए मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, लेई हुई ने तिरस्कार से कहा। वह बता सकता था कि इन लोगों को वास्तविक युद्ध का ज्यादा अनुभव नहीं था। वे बहुत नाजुक थे। NOWELBEIN.CO। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। इस जगह को अच्छी तरह से जानने के बावजूद उसे भागने का सबसे अच्छा रास्ता निकालने के लिए समय चाहिए था। हालांकि उसके सामने खड़े युवक ताकतवर नहीं थे, लेकिन उसने उनके साथ समय बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी। चूंकि उन्होंने उसे ढूंढ लिया था, इसका मतलब था कि पुलिस को उसके छिपने की जगह पता थी। उसे जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। वह और लोगों के आने और उसे पकड़ने का इंतजार नहीं करना चाहता था। उससे बात मत करो, हमला करो, ली वैंडोन चिल्लाया। उसने लेई हुई के इरादे समझ लिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अपने हमले शुरू कर दिए और अपने सभी हथियारों से लेई हुई को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं तुम में से कुछ को मारे बिना नहीं जा पाऊंगा। लेई हुई की आंखों में एक तीखी नजर दिखाई दी। आधे साल के भीतर ही वह पुलिस वाले से भगोड़े में बदल गया था। उसने कई चीजें अनुभव की थीं, जिससे उसके इर्द गिर्द एक निर्दयी आभामंडल बन गया था। अब वह एक असली हताश व्यक्ति बन चुका था। उसके हाथ में ब्लेड से हरे रंग की चमक निकलने लगी। ब्लेड की चमक ने हाओ झेंगक्सिंग की लंबी छड़ को पीछे धकेल दिया और ली वैंडोन के गले तक आ पहुंची। ली वैंडोन ने हमले को रोकने के लिए अपना ब्लेड उठाया। यह एक करीबी मुकाबला था, हालांकि जोरदार प्रहार ने उसे फिर भी पीछे धकेल दिया।
2 स्टार सैनिक स्तर बनाम 1 स्टार सैनिक स्तर। वह क्षमता के मामले में नुकसान में था, इसलिए वह आमने सामने की टक्कर नहीं जीत सकता था। लेई हुई ली वैंडोम की जान लेना चाहती थी, लेकिन दूसरे लोग पहले ही आ चुके थे। लेई हुई सिर्फ पीछे मुड़कर उनके हमलों को रोक सकती थी। उसने अपनी तलवार क्षैतिज रूप से घुमाए और सभी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने युआन जिन को निशाना बनाया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी और वह उड़ गया। उसने युआन जिन पर अपना ब्लेड घुमाया, लेकिन अचानक उसका शरीर हवा में ही रुक गया। ये फिर से वही अजीब शक्ति है। लेई हुई अचंभित रह गई। युआन जिन एक दिमागहीन महिला नहीं थी। आखिरकार वह हुआंगहाई में प्रवेश करने में कामयाब रही थी। उसने मौका पकड़ा और अपनी तलवार पर बल लगाया। उसने लेई हुई के दिल को निशाना बनाया। जैसे ही लेई हुई बलपूर्वक थोड़ी दूरी पर खिसका, उसके शरीर से उसकी शक्ति निकल गई। स्लैश। युआन जिन की युद्ध तलवार उसके सीने में घुस गई। हालांकि यह उसके दिल को नहीं चीर पाए। वह बाल बाल बच गया। लेई हुई एक दुष्ट व्यक्ति था। नहीं, वह एक लाइकन था। उसने एक भयावह मुस्कान दी और युआन जिन की युद्ध तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया। जैसे ही फोर्स ने उसकी हथेली को घेरा, उसने युआन जिन के चेहरे पर खून की धार छोड़ दी। युआन जिन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने सहज ही अपनी तलवार छोड़ दी और पीछे भाग गई। घेरे में एक छेद दिखाई दिया था। लेई हुई ने अपने पीछे ब्लेड की चमक की किरण फेंकी और उस छेद की ओर दौड़ा। हालांकि जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, वह लड़खड़ा गया और जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। स्लैश। युद्ध की तलवार जो अभी भी उसके सीने में फंसी हुई थी, उसकी छाती में घुस गई और उसकी पीठ पर आ गई। यह एक लाइकन है। लेई हुई, हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग हैरान रह गए। क्या हो रहा था? उन्होंने सोचा कि लेई हुई भागने वाला है, लेकिन वह गिर गया। वे हैरान रह गए। वे वास्तव में चकित थे। उन्हें नहीं पता था कि लेई हुई कैसे गिरी। इस समय वांग टेंग हल्के से नीचे कूद गया और सबके सामने उतरा। वे अंततः प्रबुद्ध हो गए। नेताजी, क्या आपने अभी कुछ किया है? हाओ झेंगक्सिंग ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि वह क्यों गिर गया? वांग टेंग ने उसे गुस्से से देखा। NOWELBEIN.CO। हर कोई हैरान था। वांग टेंग कितना शक्तिशाली था। वह लेई हुई जैसे 2 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा को इतनी आसानी से मार सकता था। इसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं देखा कि वांग टेंग ने ये कैसे किया। ये थोड़ा डरावना लग रहा था। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। युआन जिन पास आया और धीरे से कहा, आपका स्वागत है। वांग टेंग को पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। उसने भी इनकार नहीं किया। उसने सिर हिलाया और कहा, जीवन या मृत्यु की लड़ाई के दौरान आपको निर्णायक होना चाहिए। जब आपका हथियार आपके दुश्मन के हाथ में पड़ जाए, तो जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ दें। संकोच न करें। कुछ ऊर्जा बचाकर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप पीछे हट सकें। मैं समझती हूँ। युआन जिन ने वांग टेंग के मार्गदर्शन को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया। वह अभी भी अपने दिल में डर को महसूस कर सकती थी। वह इस सबक को लंबे समय तक याद रखेगी। नेता, आपने मुझे धोखा दिया। हाओ झेंगक्सिंग ने छिपी कड़वाहट के साथ वांग टेंग को देखा और शिकायत की। तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो ये भी नहीं पता कि क्या होने वाला था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया। फफ। बाकी लोग जोर से हंस पड़े। हाओ झेंगक्सिंग, नेता को दोष मत दो। तुम बस मूर्ख हो, ली वैंडोंग ने हंसते हुए कहा। चले जाओ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाओ झेंगक्सिंग गुस्से में था। अपना मिशन पूरा करने के बाद सभी लोग शांत हो गए। हाल ही में वे एक दूसरे से ज्यादा परिचित हो गए थे, इसलिए वे एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक उनकी टीम में शामिल हुआन पिंग नाम की महिला डर के मारे चिल्ला उठी, वह मरा नहीं है। लगभग उसी समय वांग टेंग ने लेई हुई की लाश को थोड़ा हिलते हुए महसूस किया। उसने लेई हुई को देखते हुए भौहें सिकुड़ी। जब उन्होंने हुआन पिन की आवाज सुनी तो बाकी सभी लोग लेई हुई की ओर देखने लगे। वह मरा नहीं है। युआन जिन ने हिलते हुए शरीर को देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। किसे परवाह है? वह कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं दिखता। चलो उसे फिर से चाकू मार दे और उसे नरक में भेज दे। हाओ झेंगक्सिंग ने लापरवाही से जवाब दिया। वह आगे बढ़कर शरीर पर चाकू से वार करने वाला था। हिलना मत, वांग टेंग चिल्लाया। हाओ झेंगक्सिंग सहज रूप से रुक गया। उसने वांग टेंग की ओर देखा और पूछा, क्या बात है?
देखो, युआन जिन की आवाज कांप रही थी। अचानक लेई हुई का शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगा, जैसे उसे दौरा पड़ रहा हो। उसका शरीर झुक गया था। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के नीचे कुछ हिल रहा है। फिर उसका शरीर फैलने लगा। झनकार। उसकी छाती में लगी युद्ध तलवार उसकी मांसपेशियों द्वारा बाहर निकल गई और जमीन पर गिर गई। उसके घाव से काला धुआं निकलने लगा। घाव तेजी से भर गया और लेई हुई एक जंगली जानवर की तरह धीमी आवाज में दहाड़ने लगा। यह क्या है? वांग टेंग ने लेई हुई को गौर से देखा। उसे एक जानी पहचानी आभा का एहसास हुआ। डार्क फोर्स। पृथ्वी पर अंधेरी शक्तियां क्यों हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने लेई हुई के शरीर में हो रहे बदलावों पर अपनी नजरें गड़ा दी। वह हैरान था। लेई हुई का शरीर और भी भारी हो गया। इसके अलावा उसकी त्वचा से काले बाल निकलने लगे। दूर हट जाओ, वांग टेंग ने अपना मुंह खोला और कहा। नेता हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को नहीं पता था कि क्या होने वाला था। हालांकि लेई हुई के बदलाव के कारण उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। खतरे की एक मजबूत भावना ने उन्हें घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहते थे, लेकिन वे वांग टेंग को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जाओ, वांग टेंग ने दृढ़ता से कहा। काले भूत अजीब थे और उनसे निपटना मुश्किल था। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने पहले कभी ऐसा देखा था। अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसके नए सहपाठियों की मौत हो सकती थी। जब उसने देखा कि हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग अभी भी उसके आसपास खड़े थे, तो उसने समझाया, ये चीज मेरे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये तुम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। अगर यह भाग गई तो ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। तुम इसके पीछे का रहस्य नहीं जानते, इसलिए बस मेरी बात सुनो ध्यान से। उसकी व्याख्या सुनने के बाद हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोगों को पता चल गया कि वे किसी भी तरह से मदद नहीं कर पाएंगे। वे कड़वाहट महसूस करते हुए दूर चले गए। हफ पफ। इलाके में भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेई हुई ने धीरे धीरे अपना शरीर सीधा किया। वह लगभग 2 मीटर से ज्यादा लंबा था और वह मोटा और भारी था। उसका पूरा शरीर काले फर से ढका हुआ था। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसका पूरा चेहरा बदल गया था। हे भगवान, यह एक लाइकन है। हाओ झेंगक्सिंग उस आदमी का चेहरा देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। लेई हुई अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर काले बाल उग रहे थे और उसके होठों के कोने से 2 भयानक नुकीले दांत निकल आए थे। वह इंसान या भेड़िए जैसा नहीं लग रहा था। अभी उसकी आंखें जानवर की आंखों में बदल गई थीं। वे खून की तरह लाल थीं। एक अन्य प्रकार का काला भूत। वांग टेंग ने इसका आंकलन किया। चीखें। लेई हुई ने धीमी आवाज में दहाड़ लगाई। उसने वांग टेंग पर चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बदल नहीं पा रहा हूँ। तुम मरने के लायक हो। उसे अभी भी होश है। वांग टेंग चौंका। हा। लेई हुई गुस्से में हंस पड़ा जब उसने देखा कि वांग टेंग उसे अनदेखा कर रहा है। वह पागलों की तरह मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि वह अभी भी प्रभावित है और ज्यादा हिंसक हो गया है। वह थोड़ा पागल लगता है, वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा। लेई हुई का भेड़िया जैसा चेहरा कई बार अनियंत्रित रूप से हिल गया। ऐसा लग रहा था कि वह अपने गुस्से के चरम पर पहुंच गया है। यह आदमी, क्या तुम अब मुझे मारना चाहते हो? वांग टेंग ने पूछा। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेई हुई, क्या रूपांतरण के बाद तुम्हें इंसानों को खाने का मन करता है? वांग टेंग ने फिर पूछा जब उसे लेई हुई से कोई जवाब नहीं मिला। लेई हुई, क्या तुम्हें इंसान का खून पीने का मन कर रहा है? लेई हुई। हाओ झेंगक्सिंग और अन्य लोग दंग रह गए। तुम ये अजीब सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें उसे जल्द से जल्द मार नहीं देना चाहिए? क्या तुम कोई सर्वेक्षण कर रहे हो? वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे वांग टेंग की सोच से आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। उसके मन में कई सवाल थे। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछना जारी रखा, ओह ठीक है, इस बदसूरत व्यक्ति में बदलने के लिए आपको किस तरह की मानसिकता की आवश्यकता है? लेई हुई, क्या आप मनोरोगी हैं? लेई हुई। हर बार जब वांग टेंग कोई सवाल पूछता तो लेई हुई का गुस्सा और बढ़ जाता। वह जल्द ही भड़कने वाला था। उसे समझ में नहीं आया कि उसे इतने सारे प्रश्न क्यों सुनने पड़े। आप पर्याप्त, लेई हुई चिल्लाया। वह एक काली छाया में बदल गया और वहीं गायब हो गया।
वह वान तेंग के सिर की ओर बढ़ा। स्लैश। अगले ही क्षण एक युद्ध तलवार उसके हृदय में घुस गई। लेई हुई। कैसा समान दृश्य। लेई हुई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पता भी नहीं चला कि वान तेंग ने कब अपना हाथ उठाया था, लेकिन तलवार पहले से ही उसके सीने में थी। क्यों? वह उत्सुक था। वह एक काले भूत में बदल गया था और इतना शक्तिशाली और डरावना हो गया था। फिर भी उसकी छाती में चाकू भोंककर उसे क्यों मारा गया? इस दुनिया में क्या गलत था? लेई हुई को कुछ समझ नहीं आया। वह हवा में तैरता हुआ दिमाग में उलझन में था।